चलिए स्टार्ट करते हैं स्वरों के वर्गीकरण में। लास्ट जो प्रकार था वो था उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहता है सबसे। चलिए इसको देख लेते हैं। चाहे स्वर हैं चाहे व्यंजन, ये जो आधार है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब होता है अपने मुख में 5 उच्चारण स्थान होते हैं और उन पांचों की सहायता से कुछ ना कुछ ध्वनियाँ बोली जाती हैं। वो ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। या तो वो ध्वनि वर्ण के रूप में वर्ण है तो स्वर के रूप में या व्यंजन के रूप में उच्चारित होगी। जहाँ जीभ या होठ तालु कहीं भी कोई भी टकराव होता है, घर्षण महसूस होता है, उसको उसी का स्थान का नाम देकर और एक अलग श्रेणी बना दी जाती है। जैसे देखिए कुछ इस टाइप से डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है और उसका कुछ कंठ यूं दिया है, ये जीभ है और जो बिल्कुल किसमें कंठों से जुड़ी हुई है। ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है तालु। क्या? तालु। ये वाला पार्ट इतना क्या? तालु। ये वाला पार्ट कंठों वाला, ये तालु वाला। ये जो यहाँ वाला है, यहाँ क्या आते हैं? दांत। और ये क्या है? होठ। दांत के ऊपर जस्ट ऊपर ये मसूड़े आ गए, ये तालु आ गया, ये कंठ आ गया। ठीक है, तो हमारे सामने 3-4 पार्ट हो गए हैं। पहला जो पार्ट है ये वाला, ये होता है कंठे, सॉरी भाग का नाम क्या है? कंठ। कौन सा भाग है? ये कंठ। ये वाला भाग कौन सा है? तालु। कौन सा? तालु। ये वाला भाग कौन सा है? ये मूर्धन्य यानी कि मसूड़े से मूर्धा। और ये है दांत यानी दंत। और ये है होठ यानी क्या? ओष्ठ। तो ये 5 हो गए हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कंठ, 2 नंबर तालु, 3 नंबर मसूड़े, 4 नंबर दांत और 5 नंबर होठ। ये लो, ये 5 है उच्चारण स्थान। क्या? उच्चारण स्थान। अगर इनसे कुछ स्पर्श होता है, जीभ स्पर्श हो रही है या कुछ कंठों से आवाज आ रही है, तालु के साथ जीभ का स्पर्श हो रहा है, मसूड़ों के साथ जीभ का स्पर्श हो रहा है, दांतों के साथ या होठों क्या करती हैं? चेंज हो रही हैं। तो इस टाइप से इनके 5 प्रकार या 5 श्रेणियां विभाजित हो जाती हैं। तो एक एक करके सभी श्रेणी का अपने पढ़ लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं। यहां तो लिखता हूं क्या? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। यहां आ जाएगा क्या? स्वर। और फिर इसका आ जाएगा क्या? नाम। ये लो, कुछ इस टाइप की टेबल है, बहुत ही सिंपल है। उच्चारण स्थान तो मैंने आपको कितने बताए? 5 ही। पहला उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और जो कंठ से बोले जाएंगे उन्हें कहा जाएगा कंठ्य स्वर। टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये लो, पहला आता है कंठ से जो बोला जाएगा उसका नाम हो जाएगा क्या? कंठ्य। दूसरा, अगर कोई तालु से बोला जा रहा है, उच्चारण स्थान है तालु, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तालव्य स्वर। कौन सा? तालव्य स्वर। 3 नंबर, अगर कोई मसूड़ों से बोला जा रहा है यानी मुर्दा से बोला जा रहा है, उसका नाम क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स्वर। कौन सा? मूर्धन्य स्वर। 4 नंबर है, अगर कोई दांतों से बोला जा रहा है यानी दंत पार्ट से बोला जा रहा है तो उसका नाम हो जाएगा क्या? दंत्य। और 5 नंबर है, अगर कोई होठों से बोला जा रहा है, होठों से बोला जा रहा है या ओष्ठ से बोला जा रहा है तो उसे कहा जाता है ओष्ठ्य। क्या कहा जाएगा? ओष्ठ्य। अब पढ़ते हैं स्वर। क्या पढ़ते हैं? स्वर।
स्वर। कौन कौन से स्वर होते हैं, लाइन से लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना। कंठ वाले ए आ कंठों से, तालु वाले ई। अब चलिए ई के बाद ऊ आएगा, ऊ ओ औ, ये सारे होठों से बोले जाते हैं। तो ओष्ठे में आएगा ऊ और ऊ, ये ओष्ठों से बोला जाए, ओष्ठे से बोला जाएगा। अब मसूड़ों का कोई मसूड़ों से बोली जाती री ऋषि। री ऋषि किससे, मसूड़ों से। दंत्य स्वर नहीं होता, दंत्य स्वर नहीं होता। संस्कृत में एक ली स्वर होता है, ली, जो दांतों से बोला जाता है बस, हिंदी में नहीं है, इसलिए दंत्य स्वर हिंदी में नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ क्या है, बच कौन से गए, उनका कैसा वर्गीकरण करना है वो देखिए। आपको क्या करना है, कंठे से ए और आ, कंठे से, तालु से ई और ई, होठों से ऊ और ऊ। देखो होठों से बोले जा रहे हैं ना, ऊ और ऊ, होठों की आकृतियां बदल रही हैं, इसका मतलब होठों से बोले जाने वाले ऊ और ऊ। मूर्धन्य से री ऋषि, री बोल के देखो, जीभ मसूड़ों के आसपास कंपन कर रही है, री ऋषि, री, ठीक है। तो ये री मूर्धन्य से हो जाएगा। दांतों वाला कोई स्वर नहीं होता है, केवल संस्कृत में ली जो स्वर होता है वो दांतों का होता है। बच गए, उनका वर्गीकरण कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इधर, बच कौन से गए, ये 4 बच। पहले इसको तोड़ लेते हैं, बाद में इनका वर्गीकरण करेंगे। ए बनता है ए प्लस ई से, ये भी ए प्लस ई से, ये बनता है ए प्लस ऊ से, और ये भी बनता है ए प्लस ऊ से। ठीक है, 4 होती है इनकी संभावना, लेकिन अपने को बोलो ए किससे बोला जाएगा, कंठ से। किससे, कंठ से। प्लस ई किससे बोला जाएगा, तालु से। किससे, तालु से। इसका मतलब मैं दोनों को मिक्स रूप से कह सकता हूं कि जो एक ही ध्वनि है वो कहां से उच्चारित होती है, एक ही ध्वनि उच्चारित होती है कंठ तालव्य से। किससे, कंठ तालव्य से। किससे, कंठ तालव्य से होती है। ये लो, पहला वर्गीकरण हो गया। ये भी किससे बोला जाएगा, कंठ तालव्य से। किससे, कंठ तालव्य से। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये तो बोला जाएगा कंठ से। किससे, कंठ से। ऊ किससे बोला जाएगा, होठों से। तो ये ओष्ठ्य है। तो इसका वर्गीकरण जो होगा वो हो जाएगा क्या, कंठोष्ठ्य। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ्य। और ये भी इसके साथ ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ्य। तो ये कंठतालव्य, कंठतालव्य, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य हो गया। बात क्लियर है ये बात सभी को, क्योंकि ये बनता है ए प्लस ई से, यानी 2 उच्चारण स्थान साथ में आ गए। 2 उच्चारण स्थान, ए वाला भी और ई वाला भी, यानी कंठ वाला भी तालु वाला भी। इसका मतलब ए और ई कंठतालव्य होते हैं, ओ और औ कंठोष्ठ्य होते हैं। ये हमारा वर्गीकरण हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे लेके सीक्वेंस को ध्यान रखना है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। कंठ से ए और आ, तालु से ई और ई, मूर्धन्य से री ऋषि, दंत्य स्वर होता नहीं, ओष्ठ्य से ऊ और ऊ। बाकी बच गई ये कंठ तालव्य दोनों, और ये कंठ ओष्ठ्य हो गए। तो ये हमारा वर्गीकरण था उच्चारण स्थान के आधार पर। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ अलग से बात, व्यंजन। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है व्यंजन। स्वरों का हमारा वर्गीकरण पूरा हो चुका है। अब पढ़ेंगे अपने क्या, व्यंजन। व्यंजन को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात सुन लीजिए। अगर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ शब्द लिखा मिल जाए, ये मान लो एक शब्द है, क्या है, शब्द, ठठेरा नहीं है, सॉरी, कोई वर्ण है, व्यंजन लिख दिया मैंने इस टाइप से, ये लो व्यंजन लिखा मिले, ये व्यंजन है। कोई व्यंजन मान लो, ऐसा व्यंजन है, ठीक है। अगर इस व्यंजन के यहां बिंदी हो, यहां बिंदी हो, यहां बिंदी हो और ऊपर बिंदी हो, इनका मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, यहां बिंदी लगा दी, यहां बिंदी लगा दी, यहां बिंदी लगा दी, यहां बिंदी लगा दी। अगर ये बिंदु लगा है व्यंजन, कोई भी व्यंजन लिखा है उसके दाईं साइड में, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये लिखा है बाईं ओर, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये बिल्कुल नीचे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बिल्कुल शिरोरेखा के ऊपर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखो, सभी मैंने ये लिखा है बाईं ओर, ये बिल्कुल नीचे, ये शिरोरेखा के ऊपर, और ये दाईं ओर, बाईं ओर, ये दाईं ओर, ठीक है। तो इनके मतलब क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं।
इसका मतलब होता है अनुस्वार। इसका मतलब क्या होता है? अनुस्वार कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये क्या है? ये केवल एक जगह मिलेगा आपको। क्या? केवल एक ही बार, केवल एक जगह। कहां मिलेगा? कै वाली लाइन आ जाए, कै वर्ग, उसे कै वर्ग कहा जाता है। कै वाली लाइन को क्या कहा जाता है? कै वर्ग। उसका जो पांचवा अक्षर है, क्या पांचवा अक्षर है? ये वाला, जिसको आप बचपन में अड़े खाली कहते हो। ये अड़े खाली नहीं, ये होता है ङ। तो ये पांचवा जो है, इसके बाईं ओर लिखा मिलेगा ये बिंदु। ये होता है क्या? ये होता है उत्क्षिप्त में लिखा। ये किस में मिलेगा? उत्क्षिप्त व्यंजन में मिलेगा। किसमें? उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब होता है ताड़न जात। क्या? ताड़न जात। इसको कहा जाता है ताड़न जात। या उत्क्षिप्त या प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंका हुआ, तो ये फेंके हुए में मिलेगा। फेंका हुआ कैसे है मैं बताता हूं। ये कहां मिलेगा? ये मिलता है, इसे कहते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। तो तीन प्रकार के चिन्ह मैंने डिस्कस किए। यानी आपके सामने ऐसा कुछ है और अगर यहां लिखा मिल जाए अनुस्वार है, यहां लिखा मिल जाए वो नुक्ता होता है। क्या होता है? सॉरी, ये क्या है? ताड़नजात चिन्ह। यहां लिखा मिल जाए नुक्ता है और यहां लिखा मिल जाए क्या है? वो केवल कै वर्ग का पांचवें में मिलता है। ये वाला फर्क क्या है इन सभी में, वो समझाता हूं। देख लीजिए, पहले मैं अनुस्वार की बात कर लेता हूं। तो अनुस्वार आपको पता है स्वरों के साथ जुड़ते हैं। ये लो अंग है, ये अनुस्वार है। जैसे मैंने लिखा कंठ, तो कंठ कहीं बीच में लगा देते हैं। अनुस्वार प्रत्येक का स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है, वो इसके ऊपर ही लगेगा। ठीक है ना? कंठ स्वयं लिखना है, ये लो, ये अनुस्वार यहां लगेगा स्वयं में। ठीक है? तो ये मयंक लिखना है, ये अनुस्वार यहां लिखे मयंक। तो ये क्या है? ऊपर जो लगाए जाते हैं वो अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार की कहानी समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें अक्षर की। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसमें और इसमें भी बहुत फर्क है। इसकी बात बाद में करें, पहले इन दोनों का देखिए। ये तो क्या है? ये कै, खे, गे, गे और ये वाला ये है। अगर आपको कै का पांचवा, कै वर्ग का पांचवा ढूंढना हो तो इस टाइप से लिखते हैं, न कि इस टाइप से लिखा जाएगा। ये वाला गलत होता है। फिर ये वाला क्या है? मैंने ये भी बताया, ये क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन है दो। हमारी हिंदी में दो उत्क्षिप्त वर्णों को शामिल किया गया है, वो ये वाले दो कौन कौन से हैं वो देखें। एक तो ये है, एक ये। ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है? फिर इसको ऐसा क्यों बनाएगा? इसमें इसके साथ संबंध और इसका इसके साथ संबंध। ये तो डै, ये ढै, ये अड़ै और ये अढै, दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये डै, ये अड़ै, ये ढै, ये अढै। ठीक है? तो दोनों में फर्क, चारों में फर्क समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस जो नुक्ता चिन्ह होता है, ये नुक्ता जो लगा हुआ है, सॉरी नुक्ता नहीं, ये ताड़नजात है। क्या है? ताड़नजात। ताड़नजात जो चिन्ह होता है वो कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं लगता। शब्द के शुरुआत में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। शब्द की शुरुआत में नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिखा ढक्कन, अब ढक्कन यहां ताड़नजात नहीं लगा सकते आप, यहां ताड़नजात नहीं लगेगा। पढ़ना लिखो, पढ़ना में ताड़नजात लग सकता है। कभी किसी की शुरुआत हो रही है वहां ताड़नजात नहीं लगा सकते आप। ठीक है? पहली बात ये। उसके बाद इसको आधा नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते? आधा नहीं कर सकते। इसको हलंत नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसको आधा नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये किसी की शुरुआत में नहीं होते। चलिए अब रहेगी बात इधर वाले की। ये क्या होता है? ये वाला चिन्ह जो न नीचे है, न इधर है, न ऊपर है। ऊपर वाला अनुस्वार, इधर वाला केवल पांचवें अक्षर में, वो भी कै वर्ग के पांचवें में, केवल एक, हिंदी में एक ही मिलेगा आपको। ये वाला ताड़नजात, ये वाला कौन सा है? इसको कहते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या? नुक्ता चिन्ह। और हिंदी में नुक्ता चिन्ह वाले जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो कितने हैं? 5। कै, ख, ग, जय और फ। इनमें क्या लगा मिलेगा आपको? नुक्ता लगा मिलेगा। ये नुक्ता वाले। तो 5 कौन है? नुक्ता वाले हैं।
ये 5 नुक्ता है जो कौन सी भाषा में मिलते हैं आमतौर पर? अरबी और फारसी में मिलेंगे, अरबी और फारसी में मिलते हैं। ये अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें मिलेंगे। जैसे इसमें और इसमें फर्क देखिए, मैंने फलक लिखा इस प्रकार से और मैंने फलक इस प्रकार से भी लिख दिया, ये लो नुक्ता लगा दिया। मैंने ताक लिखा, ताक इस टाइप से, और मैंने ताक इस प्रकार से भी लिख दिया। फर्क है इन दोनों में, इन दोनों में भी फर्क है। फलक एक का आसमान होता है, एक का पासा, पासा यानी दीवार का एक फलक होता है और एक होता है आसमान। इस ताक और ताक में बहुत फर्क है। ताक मतलब देखना, ताक मतलब दीवार का छेद, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग है। जिनके नीचे नुक्ता लग जाता है उनको थोड़ा सा जोर से बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा निपात का यूज कर लेते हैं अपने जैसे, जोर से बोलो। फलक फलक, ताक ताक, ठीक है। नुक्ता लगा है ना, जैसे ये क्या है? पढ़ना, और ये पढ़ना, ठीक है। तो ये सही होता है नुक्ता वाला। तो ये अरबी और फारसी भाषा के हैं जो हिंदी में भी शामिल कर लिए गए हैं, तो इनको कहते हैं नुक्ता वाले। तो ये नुक्ता चिन्ह होता है। तो 3 प्रकार के चिन्ह अपने स्पेशल यहाँ पे पढ़े। कोई अगर ऊपर लगा है उसका मतलब अनुस्वार है, अगर किसी शब्द के इधर लगा है इसका मतलब नुक्ता चिन्ह है, अगर वो नीचे लगा है इसका मतलब क्या है? ताड़नजात या उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, उत्क्षिप्त वर्ण हो जाएगा वो, जो हिंदी में 2 ही हैं। ये तो बहुत सारे हैं जो हिंदी में, ये वाले 2 ही हैं। नुक्ता वाले 5 हैं, कै, ख, ग, जय और फ, ये 5, ठीक है। ये 2 और रह गया कौन सा? ये वाला, इसे कहते हैं पंचमा अक्षर। और ये पंचमा अक्षर या अनुनासिक भी बोल सकते हैं। नास, नाक और मुंह दोनों के सहयोग से बोला जाए अनुनासिक। कै वर्ग का 5वां जो होता है, कै, ख, ग, ग, वो वाला है ये। उसके हमेशा बिंदु कहाँ लगेगा? दाईं ओर लगेगा। बिंदु नीचे उत्क्षिप्त, बिंदु बाईं ओर ताड़नजात, बिंदु ऊपर अनुस्वार। तो ये हमारा फर्क समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है उसके बारे में सुनिए। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते भी, स्वतंत्र कभी उच्चारित नहीं होते, स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। तीसरी बात देखें, तीसरी बात देखिए, इनको बोलते समय इनको बोलते समय मुख गुहा से बाहर आने वाली वायु, मुख गुहा से बाहर आने वाली वायु या प्राण वायु, मुख गुहा से बाहर आने वाली प्राण वायु मुख अवयवों से टकराकर बाहर आती है, मुख अवयवों से टकराकर बाहर आती है, क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। यानी व्यंजन की परिभाषा में कहूं तो इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, यानी काम किससे बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उनको बोलते समय मुख गुहा से जो बाहर आने वाली प्राणवायु है वो क्या करती है? मुख गुहा के अवयवों से टकराकर बाहर आती है। उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। चलिए व्यंजनों का वर्गीकरण अगर पढ़ें तो वर्गीकरण आप बहुत से प्रकार हैं वर्गीकृत करने के, और वर्गीकरण में अपने सबसे पहला जो सरलता से अध्ययन की सरलता के अनुसार देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं। एक तो मैं बताऊंगा आपको स्पर्श व्यंजन, कौन सा? स्पर्श। एक आपको बताऊंगा अंतस्थ व्यंजन, कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आपको बताऊंगा कौन सा? ऊष्मीय व्यंजन, कौन सा भी? ऊष्मीय। 3 प्रकार के व्यंजनों के बारे में अपनी चर्चा यहाँ करेंगे। पानी पी लें।
तो अध्ययन की सरलता के अनुसार मैं अगर वर्गीकरण करूं तो 3 प्रकार के मुख्यतः यहाँ वर्गीकरण बनते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मीय। पहले अपने व्यंजनों की संख्या के बारे में बात कर लें तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो हिंदी में कितनी मानते हैं? 33। कितनी? हिंदी के मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। उनको लिखते हैं, उसके बाद में उनको समझेंगे। चलिए दोबारा आ जाइए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ऐसा कुछ। लिख लेते हैं व्यंजन 33 के 33। यहां तक पढ़ो एक बार, उसके बाद में ये लो, इसमें गौर से देखिए, इसमें कितनी संख्या है? 5। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी। ये जो 5-5 की 5 लाइनें हैं, इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। इन्हें कहा जाएगा स्पर्श व्यंजन। 5-5 की जो लाइनें हैं इन्हें कहा जाता है स्पर्श नहीं, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन ये है 4-4 की 2 लाइनें। इन लाइनों को देखिए, स्पर्श का मतलब होता है मुख गुहा से स्पर्श होकर बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्पर्श होकर मुख गुहा से अवयव से टकरा कर बाहर आएंगे, इसलिए स्पर्शी हो गए 5। स्पर्शी की टोटल संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी? 5 लाइनों में 5 है तो 5, एक लाइन में 5 है तो 5 लाइनों में 25 हो जाएंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी 25 प्लस 4 अंतस्थ प्लस 4 ऊष्मीय, यानी टोटल संख्या कितनी होगी? 33 इनकी संख्या टोटल। ये लो 33 संख्या। इनका क्या नाम है फिर? ध्यान से देखिए, यह रह ल व, इनको कहते हैं अंतस्थ। अंत प्लस अस्थ, इसका मतलब हुआ अंदर कोई स्थित है। इनके क्या स्थित है? वो संधि में आके बाहर आएगा। ठीक है, तो इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ। और जब नीचे वाले को बोलते हो, इसका मतलब मुख गुहा में कोई ना कोई घर्षण होता है जिससे गर्म वायु बाहर आती है, इसलिए उनको कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। क्या कहा जाएगा? ऊष्मा बाहर आई इसलिए ऊष्मीय। ये एक सुपरफिशियली डायग्राम आपके सामने है। अब इसके अलावा बहुत सी बातें हैं व्यंजनों में, वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार इतना नोट कीजिए और देखिए इसमें क्या कि शुरू के जो 5 लाइनें हैं और इनमें प्रत्येक में 5-5 हैं, इनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन, जो 25 हैं। फिर 4-4 की 2 लाइनें, पहली लाइन यह लेवे वाली, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर दूसरी लाइन आती है स है वाली, इनको कहेंगे ऊष्मीय व्यंजन। ये 4-4 होते हैं और इनकी संख्या टोटल होगी 33। ये व्यंजनों का प्रकार। तो सबसे पहले अपने स्पर्शी, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्मीय पढ़ेंगे। तो स्पर्शी के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो इनमें 5 वर्ग जो होते हैं, 5 वर्गों के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी, यानी इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? 25। पहला प्रकार स्पर्शी व्यंजन का। दूसरा था अंतस्थ व्यंजन, और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और तीसरा जो प्रकार था वो ऊष्मीय था, यानी गर्म वायु बाहर आएगी मुख गुहा से, इनको बोलोगे तो इनकी संख्या भी कितनी होती? 4। ये हमारा वर्गीकरण हो गया। किसके आधार पे? अध्ययन की सरलता के अनुसार मैंने आपको 3 प्रकार के वर्गीकरण बताई। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देख लीजिए। अब जो यहां से इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आएगी वो बताने जा रहा हूं मैं। एक सेकंड।
टेक्निकल मिस्टेक है ये। सबसे पहला जो वर्ग आता है ना उसको कहते हैं, मैं 25 33 के 33 का यहाँ कुछ बनाता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ। देखिएगा हमारे सामने सबसे पहले आता है कै वर्ग, यानी कै वर्ग, फिर आता है चै वर्ग, ये वर्ग हैं अलग अलग, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। फिर आता है टै वर्ग वाली लाइन, और फिर आता है पै तै वर्ग वाली लाइन, फिर आता है पै वर्ग। ये 5 वर्ग तो हो गए व्यंजनों किसके, स्पर्शी के। फिर आते हैं कौन, अंतस्थ। फिर कौन से आते हैं, ऊष्मीय। ये लो कै वर्ग वाली लाइन में कौन कौन आ जाएगा उसको देख लेते हैं। कै, खे, गै, गै, ये। इसमें चै, छै, जै, जै, ण। इसमें टै, ठै, डै, डै, ण। इसमें तै, थै, दै, दै, न। इसमें पै, फै, बै, बै, मैं। इसमें य, रै, लै, वै। इसमें आ जाएगा सै, सै और ये लो, ये मैंने लिख दिए। अब देखें थोड़ा सा इनका वर्गीकरण अगर हम देखें तो आपको कुछ ही नहीं करना, उच्चारण स्थान के आधार पे इनको वर्गीकृत करूं मैं। किसको, इन 25 के 25 हैं, इनको उच्चारण स्थान के आधार पे 33 हैं, इनको उच्चारण स्थान के आधार पे वर्गीकृत करूं तो शुरू के जो 5 हैं, शुरू के जो 5 स्पर्शी हैं तो ये पांचों उच्चारण स्थान से बोले जाएंगे। यानी पहले वाली लाइन जो बोली जाएगी वो कंठे से बोली जाएगी, किससे, कंठे, तो ये कंठे हो जाएंगे। दूसरे वाली लाइन तालु से बोली जाएगी तो ये तालवे हो जाएंगे। तीसरे वाली लाइन किससे बोली जाएगी, टै वर्ग वाली मूर्धन्य से बोली जाएगी, इसलिए ये मूर्धन्य हो जाएंगे। चौथे वाली लाइन तै वर्ग यानी दांतों से बोली जाएगी, ये दंतिया हो जाएंगे। ये वाले ओष्ठ्य हो जाएंगे, देख लो, चाहे होठों से बोले जाएंगे, पै फै बै, दोनों होठों के मिलने से पै फै बै बै मैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर आपका ऊपर वाला होठ काट दिया जाए तो आप कौन सी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाओगे, आप पै वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि पै वर्ग में आते हैं पै फै बै बै मैं, ओष्ठ्य होते हैं। दांतों से तै थै दै दै न, ये दांतों से बोले जाएंगे। मूर्धन्य से, मसूड़ों से बोले जाने वाले। यानी आपको कुछ ही नहीं करना, ऊपर से लेके नीचे तक सिक्वेंस में लिखना है। ये तो सिक्वेंस सभी को पता होगी, ये भी मैंने आज बता दी, कंठ्या तालु मूर्धन्य ओष्ठ्य दंत्य, ये सारी होती है दंत्य ओष्ठ्य, कंठ्या तालवे मूर्धन्य दंत्य और ओष्ठ्य। ये 5 जो सिक्वेंस है इनको सेम का सेम आप एज इट इज उतार दीजिए यहाँ, ठीक है। अब रह गए इन चारों का, इन 8 का क्या स्थान हो सकता है, तो उसके लिए सीधा मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। वो देखिए इन 8 को कैसे एडजस्ट करना है वो सुनिए, देखते जाइए इन 8 को कैसे एडजस्ट करते हैं हमने। ये रे ले वे, आपको मैं पूछूं ये कहां से बोला जाएगा, आप कहोगे सर दांतों से, आपको कहोगे ये कहां से बोला जाएगा, तालू से, आप कहोगे ये कंठे से, ये कहां से, होठों से, ये कहां से बोला जाएगा, समस्या होगी। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या है, आप इसको उठाओ और यहां एडजस्ट करो, इसको उठाओ यहां एडजस्ट करो, इसको उठाओ यहां एडजस्ट करो, दोनों को एडजस्ट करता हूं, देखते जाना। क्योंकि हमारे सामने 5 ही उच्चारण स्थान है, इसके अलावा कोई उच्चारण स्थान है क्या, पांचों उच्चारण स्थान को आपको इसको इस वाली लाइन को एडजस्ट करना है। इनमें कैसे एडजस्ट करो, ऊपर से एक छोड़ो फिर लगा दो, क्या ऊपर से एक छोड़ो क्या लगा दो, ये रे ले और बात बन गई। यानी ये कहां से बोला जाएगा, तालु से, रे कहां से बोला जाएगा, मूर्धन्य से, ले कहां से बोला जाएगा, दंत्य से, और वह कहां से बोला जाएगा, ओष्ठ्य से, वह कहां से बोला जाएगा, ओष्ठ्य से। फिर रह गए ये, इनका क्या करें, इनको भी वैसे ही एडजस्ट करते हैं, देखते जाना कैसे एडजस्ट करोगे। तीनों प्रकार के जो स हैं ये बिल्कुल बीच में एडजस्ट कर दो, ऊपर वाला एक बॉक्स छोड़ दो, नीचे वाला एक छोड़ दिया, ऊपर वाला एक छोड़ दिया, तीनों स को बीच में एडजस्ट कर दो, ये लो। इसका मतलब ये जो श है ये तालु से बोला जाएगा, ये वाला मूर्धन्य से बोला जाएगा और ये वाला दांतों से बोला जाएगा। ओके, बताऊंगा अभी।
है बिल्कुल ऊपर, यहां फिट कर दो बस। ये अलीजीवा होता है, लेकिन कंठों वाला भी सही है, कंठ आ जाए ना तो भी सही है, अलीजीवा से बोला जाएगा। अलीजीवा का मतलब होता है, देखिए इधर तालु और ये कंठ है ना, इसके बीच में काकल्य होता है, तो ये उससे बोला जाएगा। ठीक है, तो अपने को इतना नहीं है, आप बस सिर्फ है को यहाँ एडजस्ट कीजिए, कंठ है, अलीजीवा भी सही, कंठ है। अब एक बात सुनिए, बोर्ड पे देखिए, कंठ्य व्यंजनों की संख्या कोई आपसे पूछे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 तो ये और 1 6। तालव्य व्यंजनों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 और 2 7। मूर्धन्य की पूछी 5 और 2 7, दंत्य की पूछी 5 और 2 7, ओष्ठ्य की पूछी 5 और 1 6, 6 6 7 7 7। ओके, तो इस टाइप से आपको व्यंजनों की संख्या पूछ सकता है। तो इनका वर्गीकरण हो गया, चलो ठीक है। अब आप देखिए इन तीनों को, ये श है, ये है और ये है, इनको आप कैसे बोलते हो? इनको आपको बोलने का तरीका क्या रहता है? तीनों को श कहते हो। ये श यानी ये तालु से बोला जाएगा, जीभ तालु के पास ऊपर लेके जाओ, यानी पूरा जोर लगेगा, श। इसको थोड़ा नीचे ले आओ, यानी जीभ को बिल्कुल तालु, ये जीभ है तालु से टकराएगी, ये जीभ मूर्धन्य से टकराएगी, ये दांतों से टकराएगी। तो जीभ के उठने का आधार देखिए, ये जीभ यहां तक उठी तालु तक, फिर जीभ मसूड़ों तक उठी, फिर जीभ दांतों तक उठी। जब जीभ दांतों तक उठती है तब बोला जाएगा स, जब जीभ मूर्धन्य तक उठती है तब बोला जाएगा श, और जब जीभ तालु से उठते तब श। तीनों में समझ आ गया? ये श, जीभ को मसूड़ों के पास लेके आओ, इसको बोलो स षटकोण को स, ये स। दांतों के पास ही रखो, नीचे रखो, जीभ को ऊपर मत उठने दो, स स श। ओके, तो ये तीन हो गए, ये तालु से, रे दांतों से, सॉरी मूर्धन्य से, ल दांतों से, और वह होठों से बोला जा रहा है ना, वह वाली कंडीशन है, वह में वह और वह। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में चीज देखिए, ल और वह ऐसे व्यंजन हैं जिनको अर्ध स्वर कहा जाता है। ये क्या कह दिया सर आपने? ये दो ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। यानी कि बाकी जितने भी व्यंजन हैं उनको बोलते समय मुख गुहा में बाधा उत्पन्न होती है। व्यंजनों की तो कहानी यही है कि मुख गुहा में बाधा उत्पन्न हो, लेकिन ये दो ऐसे हैं जिनमें मुख गुहा में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन कम उत्पन्न होती है। स्वरों में कम, स्वरों में बाधा उत्पन्न होती नहीं, व्यंजनों में होती हैं, लेकिन लय और वह ऐसे हैं जिनमें कम होती है। इसका मतलब दोनों के बीच के हैं, यानी ये आधे स्वर हैं तो व्यंजन, आधे स्वरों वाले गुण हैं, क्योंकि लय और वह बोल के देखने से इनमें जो मुख गुहा में जो बाधा है वो कम होती है। तो ये हमारा वर्गीकरण हो गया। चलिए अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि आप, ठीक है, तालव्य वर्णों की संख्या बताइए। तालव्य वर्णों की संख्या, तो तालव्य वर्णों की संख्या पूछिए तो उसने व्यंजन प्लस स्वर दोनों पूछे, व्यंजन प्लस स्वर दोनों पूछे। और व्यंजन तालु वाले यानी च वाली लाइन है, च तालु वाली, तो च लाइन के 5 तो ये हो गए, प्लस एक ये भी तो तालु था और एक ये भी तो तालु था, 2 ये हो गए यानी 2, प्लस तालु वाले स्वर कौन कौन से थे? तालु वाले स्वर कौन कौन से थे? ये वाले 2 तालु वाले हैं। कितने? 2 ये तालु वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 तालु वाले, 2 तालु वाले हो गए, ई और ई। ए और आ कंठ से, ई और ई तालु से, ऊ और छोटे वाला ऊ और बड़े वाला ऊ ये बोला जाएगा होठों से। री ऋषि बोली जाती है कहाँ से? री ऋषि बोली जाती है मूर्धन्य से, दांतों से कोई स्वर नहीं बोला जाता। तो कितने हो गए? 5 और 2 7 और 2 9 हो गए। ये लो पहला क्वेश्चन डन। फिर आपके सामने तालव्य न देकर वो दंत्य दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? दंत्य। तो दंत्य वाली कौन सी लाइन है? तय वाली लाइन दंत्य। तो तय वाली लाइन के 5, फिर ये वाला स भी दंत्य होता है कि नहीं होता? ये वाला स और ल नहीं र दंत्य स
और एक कौन सा रह गया, ल और स दोनों, हाँ ल और स दोनों, तो ल और स, तो ये भी कितने हो गए, 5 और 2 7 हो गए। लेकिन दंत्य स्वर पूछ लिया जाए, क्या पूछा उसने, दंत्य स्वर, तो दंत्य स्वर कोई नहीं होता, संस्कृत में एक लि जो होता है वो दंत्य स्वर होता। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आगे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी व्यंजनों के वर्गीकरण में और भी आधार पड़े हैं, उनको पहले डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।